Ignited Minds Tutorials has recently launched an educational video series on the topic of microorganisms. Friend and Foe specifically designed for Class 8 CBSE Science students, the series aims to provide a comprehensive understanding of microorganisms, highlighting their significance as both beneficial allies and potential threats. The videos delve into the various types of microorganisms, including bacteria, viruses, fungi, and protozoa, elucidating their roles in nature, agriculture, and medicine. Students will also gain insight into the harmful effects of certain microorganisms on human health and the environment, as well as the measures to prevent their spread. Furthermore, the series explores the concept of beneficial microorganisms, emphasizing their crucial contributions to processes such as fermentation, decomposition, and nitrogen fixation. Students will learn about the role of microorganisms in food production, waste management, and bioremediation, thereby cultivating a holistic understanding of their positive impact on society. By watching these educational videos, students will not only enhance their knowledge of microorganisms, but also develop a greater appreciation for the intricate balance between friend and foe in the microbial world. With engaging visuals and clear explanations, the series is a valuable resource for students to broaden their scientific understanding and ignite their curiosity about the fascinating realm of microorganisms. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपका दोनों भी बोर्ड्स में है, ठीक है। ये वाला चैप्टर आपको शायद टर्म 2 में आएगा ये चैप्टर, ठीक है। साइंस की बुक लाए हो क्या? नहीं ना, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमने देखा कि कैसे, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर दूसरे इस बड़ा डिस्टर्ब होता है यहाँ ये पेपर उड़ा जो डिस्टर्ब होता है, ओके। तो अगर हमारे अंदर दूसरे एजेंट्स से बैक्टीरिया या माइक्रोब्स आते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? डिजीज कॉजिंग। व्हाट आर दे नोन एज? देखो देखो देखो, इनका बिल्कुल भी नहीं पढ़ा करते हैं। हाँ, फूड नहीं, अरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बोल ही रहा हूं मैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच एंटर आवर बॉडी आर नोन एज पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस, दे आर नोन एज पैथोजेंस। भाई साहब, ये कॉमन चीजें हैं, ओके। कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आज की तारीख में हम देखेंगे कि कैसे हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो इसमें कॉमन डिजीजेस जो हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होते हैं वो क्या क्या है भाई साहब? सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक है आपका भाई साहब ट्यूबरक्लोसिस। ये एक जानलेवा बीमारी है, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ टाइम पे तो इट कैन कॉज डेथ एंड स्टिल इन द वर्ल्ड इट हैपेंस टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट किलर डिजीजेस आज की तारीख में भी, ठीक है। ऑल्दो इसका इलाज है, लेकिन आज की तारीख में भी पूरे विश्व भर में ये आज भी एक किलर डिजीज़ है। सबसे ज़्यादा लोग इससे मारे जाते हैं, सबसे ज़्यादा लोग, ठीक है। इसीलिए यू आर अवेयर व्हाट इज यूएनओ, राइट? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक विंग है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इन्होंने सारी कंट्रीज़ पे ये बोला है कि आप सब कंट्रीज़ को इस डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कोई फ्री मैकेनिज्म अपनाना पड़ेगा। फ्री मैकेनिज्म मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान गवर्नमेंट के किसी भी अस्पताल में जाकर इसका इलाज प्राप्त कर पाए। जैसे पोलियो ड्रॉप्स आपके लिए फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आपको पोलियो ड्रॉप्स किसी मेडिकल में नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको बेचने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो ऐसे ही मिल रहे हैं। आप किसी भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाएंगे तो आपको पोलियो ड्रॉप्स मिल जाएगा मुफ्त में, ठीक है। इसी तरह से टीबी का इलाज भी मुफ्त हो गया है, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे जो टीबी का इलाज होता है वो होता है, उस स्कीम को बोलते हैं हम डॉट्स, ठीक है। डॉट्स के तहत आप टीबी का इलाज करा सकते हैं। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। द रीज़न वाई इट इज़ अ लार्जेस्ट किलर डिजीज़ इज़ बिकॉज, देखो आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो आपका जो अर्ली डायग्नोसिस होता है वो मतलब आपके कुछ सिम्टम्स देख के वो डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। अगर उस डायग्नोसिस पे जो दवाइयाँ आपको दी गई हैं वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तब जाकर आपके ब्लड टेस्ट वगैरह वो करेंगे, ठीक है, उसके बाद दवाई देंगे। पहले ही अगर आप जाएंगे तो कोई फटाक से ब्लड नहीं निकालेगा आपका, फिर देखेंगे आँख ऊँख देखेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे चेस्ट में कंजेशन है कि नहीं, ये सब तमाम चीज़ें देखेंगे और फिर आपको कुछ दवाई देंगे। ये अर्ली डायग्नोसिस बोलते हैं। और इस डायग्नोसिस में फ्लॉज हो सकते हैं, इस डायग्नोसिस में ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है।
ओके बच्चा पार्टी, तो इन्होंने बोला, यूएनओ ने बोला कि भाई आपको ना सारे कंट्रीज में टीबी का इलाज फ्री कराना पड़ेगा, ठीक है। और टीबी का इलाज फ्री कराना पड़ेगा मतलब क्या है कि आपको कोई भी इंसान अगर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसको फ्री ट्रीटमेंट टीबी का मिलेगा, ठीक है। बेटा यार ओके, सो यहाँ पे जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी जो अर्ली डायग्नोसिस होती है वो तुक्के पे होती है। ये सिम्टम्स दिख रहा है तो ज़रूर ये से डिजीज़ होगा, ये लो मेडिसिन, ये डॉक्टर का इलाज, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा इन्फ्लुएंजा का सिम्टम्स है और टीबी का सिम्टम्स है वो लगभग सेम है। तो डॉक्टर को पहले लगता है कि अरे इसको कॉमन कोल्ड हुआ है, तो डॉक्टर कॉमन कोल्ड की दवाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली में पेशेंट को टीबी हुआ है, ठीक है। और ये दवाई चलता रहता है, ये इलाज चलता रहता है। हफ्ते भर की खांसी हो गई, 2 हफ्ते भर की खांसी हो गई। अगर आपको खांसी है और वो 2 हफ्ते से ज़्यादा तक है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट अ पर्सन माइट बी सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एंड अ डायग्नोसिस नीड्स टू बी डन, ठीक है। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी नहीं चाहिए, अगर है तो हो सकता है टीबी हो, ठीक है। तो इसीलिए इलाज तो हमारा जो है ना, पहली बात तो टीबी पकड़ा ही नहीं जाता है, टीबी पकड़ा नहीं जाता है और इसलिए डैमेज इज ऑलरेडी डन। वो वायरस, वो बैक्टीरिया जो हमारे लंग्स में फैलता जाता है बहुत ज़ोर से और पूरे लंग्स को बर्बाद कर देता है, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग, और फिर बचाना मुश्किल हो जाता है पेशेंट को। ट्यूबरकुलोसिस का जो इलाज है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मंथ्स तक चलता है। ये बैक्टीरिया जो घूम घूम के आता रहता है, ये मरता नहीं है, तो इसीलिए इसका इलाज 6-7 महीने तक चलता रहता है, ठीक है। ओके, सो ह्यूमन डिजीजेज में आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये नाम लिख लीजिए, ठीक है। सो द ह्यूमन डिजीज बेसिकली इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स द वन विच कॉजेज द डिजीज, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज द डिजीज इज नोन एज, इज बेसिकली अ बैक्टीरिया, नॉट अ वायरस, ठीक है। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, किस तरह से ये हमारे अंदर आता है। तो एयर ही एक ट्रांसमिशन मीडियम है। आराम से अगर कोई किसी को भी टीबी हुआ रहेगा तो वो फैल जाएगा। घर में किसी एक को भी अगर टीबी हो जाता है तो देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड दैट एवरीबडी विल गेट कंटामिनेटेड विद दैट डिजीज, ठीक है। सबको होने की बहुत बड़ी संभावना है क्योंकि वो खांसेगा चीखेगा तो ये फैलेगा, ठीक है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है भाई साहब आपके, व्हाट आर जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स आपके जनरल हैं, मतलब अगर किसी को टीबी है तो उससे दूर रहें। अगर घर में किसी को टीबी हो गया तो उनको क्वारंटाइन कर दें, क्वारंटाइन मतलब समझते हैं राइट, एक कमरे में उनको रख दें, ठीक है। और किसी भी चीज़ को जो एक टीबी पेशेंट व्यवहार कर रहा होगा उसको आप व्यवहार ना करें, डोंट यूज दोज थिंग्स, ठीक है। सो ये एक जनरल मेजर्स है। ओके, देन वी हैव मीजल्स। ये मीजल्स बेसिकली रैशेज होते हैं ऑन नेक एंड फेस, स्कैटर्ड रैश, पूरे बॉडी में रैश हो जाता है। मीजल्स का टीकाकरण आपको हो जाता है, आप जब छोटे होते हैं तो मीजल्स का आपको एक टीका लग जाता है, ठीक है। ओके, सो देन वी आर टॉकिंग अबाउट मीजल्स। इसमें भाई साहब कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वायरस है। ट्यूबरकुलोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज, मीजल्स इज अ वायरल डिजीज, तो ये आपका भाई साहब वायरस है, ठीक है। और ये एयर से आता है, दिस इज बेसिकली फ्रॉम एयर। प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, जनरल है भाई साहब। चिकन पॉक्स देखो ये हम सबको ही होता है और एक तरफ से हो जाना अच्छा है। आपके बॉडी में जैसे ही चिकन पॉक्स होता है तो आपके बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो आप, ऐसा नहीं है कि चिकन पॉक्स का वायरस फिर से नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी उसको पटक देगा क्योंकि हमारे बॉडीज़ में वो एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गई हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका चिकन पॉक्स, ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है। एंड ये एयर या कॉन्टैक्ट से होता है। अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ है उसके साथ आपका कॉन्टैक्ट हुआ, ठीक है, तो भी हो सकता है, या किसी को चिकन पॉक्स हुआ जो खांस रहा है या छींक रहा है उससे भी आपको आ सकता है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं आप भाई साहब। ओके, पोलियो, पोलियो में देखिए आपका एक जो लिम्ब है, कोई एक लिम्ब वो पूरा पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली पर्सन विल बी परमानेंटली हैंडीकैप्ड, अ पर्सन विल बी परमानेंटली हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा पूरा आपका स्पाइन, आपका भाई साहब ये जो लेग का पोर्शन है, यहाँ पे मसल ग्रोथ क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा। मसल ग्रोथ का अरेस्ट होना मतलब क्या होता है, आपका जो मसल्स है ये, ठीक है, जिससे मूवमेंट होता है। हमारे बॉडी में बोन से मूवमेंट नहीं होता है, बोन्स स्ट्रक्चर होते हैं, मूवमेंट होता है हमारा मसल से।
ये मसल ग्रोथ अरेस्ट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे कोई मसल ग्रोथ नहीं होगा, उस पर्टिकुलर अंग में कोई मसल ग्रोथ नहीं होगा। तो मतलब उसमें हड्डियाँ रहेंगी, उसमें भाई साहब फ्लैश रहेगा, उसमें भी भाई साहब ब्लड जाएगा, लेकिन इट विल नॉट बी एबल टू फंक्शन बिकॉज देर इज नो मसल ग्रोथ आउट देयर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन पोलियो। और पोलियो का ये भी एक वायरस होता है और इसका अटैक होता है जनरली आपका उम्र जब 0 to 5 ईयर्स तक हो। ठीक है, बच्चों का उम्र 0 to 5 ईयर्स में ही पोलियो का अटैक होता है, उस टाइम पे ये हो जाता है जो होना रहेगा। अगर हम 15-20 साल के हो गए तो कुछ नहीं होने वाला अभी, अगर उस टाइम पे नहीं हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे ये होता है और ये इसका वैक्सीनेशन हमको लगता है एयर और वाटर से ही अभी हमारे अंदर आता है। ठीक है, इसका भी वैक्सीनेशन जो ये ओरल वैक्सीनेशन होते हैं, ओरल वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्शन वाला वैक्सीनेशन नहीं है, पोलियो के ड्रॉप्स बच्चों को दिए जाते हैं। ठीक है, ओके। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। अभी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, अगर किसी को भी ये हुआ है तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब क्वारंटाइन कर दो भाई साहब, पेशेंट को क्वारंटाइन कर दो। ठीक है, कीप द पर्सन्स बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट ऑलवेज फ्रॉम दोज अदर्स। तो वो जो टॉवल यूज करता है, वो जो कपड़े पहनता है, वो जो बेडशीट यूज करता है, ये सब अलग रहना चाहिए। ठीक है, सो दैट हैज टू बी केप्ट एंटायरली डिफरेंट। वो जो बर्तन इस्तेमाल करता है वो भी। ठीक है, ऑल दिस हैज टू बी केप्ट एंटायरली डिफरेंट। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट अ सूटेबल एज। ठीक है, एक सूटेबल एज पे आपको वैक्सीनेशन देने पड़ते हैं। जैसे अभी मुझे मीजल्स का इंजेक्शन नहीं लगेगा, मुझे मीजल्स का इंजेक्शन या वैक्सीनेशन बचपन में ही लग चुका है, आपको भी लग चुका है। ठीक है, पोलियो के ड्रॉप्स अभी कोई नहीं खिलाएगा मुझे। ठीक है, पोलियो के ड्रॉप्स एकदम बचपन में ही लग जाते हैं व्हेन यू आर बिटवीन 0 to 5 ईयर्स ऑफ एज। तो वैक्सीनेशन इज टू बी गिवन एट अ सूटेबल एज। ठीक है, ये आपके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं सारे डिजीजेस के लिए। इसको लिख लीजिए फटाफट फटाफट, इन सबको भी लिख लीजिए भाई साहब। बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, keep the patient in complete isolation, keep the person belongings of the patient always away from those of others, vaccination to be given at a suitable age। ठीक है, अभी आता है आपका भाई साहब कॉलेरा। ठीक है, ये कॉलेरा भाई साहब क्या होता है, ये अगेन एक बैक्टीरियल डिजीज है, बहुत ही किलर डिजीज है ये। हमको जनरली कॉलेरा के वैक्सीनेशन लगे हुए होते हैं, बहुत जोरों से उल्टी होती है, पेट में बहुत दर्द होता है और धीरे 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 इंसान के अंदर से पूरा जो पानी है वो निकल जाता है, डिहाइड्रेशन से इंसान मर सकता है। ठीक है, अगेन इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, वाटर फूड, तो ज़्यादा करके कॉलेरा बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, गंदे पानी से, फूड जो होता है जो कंटेमिनेटेड होता है उससे फैलता है। पहले के ज़माने में पूरा गांव का गांव कॉलेरा से गायब हो जाता था, एवरीबडी यूज्ड टू डाई, इतना ज़्यादा भयंकर डिजीज था ये। ठीक है, सो इट इज़ अगेन अ बैक्टीरियल डिजीज। ओके, देन वी हैव टाइफॉइड। टाइफॉइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज है और ज़्यादा करके ये वाटर से कॉज होता है, लिखते रहिए भाई साहब। ठीक है, टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर से होता है। टाइफॉइड में बहुत ज़्यादा आपको बुखार आता है, टेम्परेचर्स, हाँ तुमको हुआ है? ओके, तो 6-7 दिन आपको बहुत ज़्यादा बुखार आएगा, बुखार उतरेगा फिर जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा, ऐसा होता रहता है और बहुत ज़्यादा बदन में ताप आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक बना देता है आपको ये। ठीक है, इट बिकम्स, योर बॉडी बिकम्स वेरी वीक। टाइफॉइड बैक्टीरिया और अगर अगेंस्ट का वाटर। ठीक है, हेपेटाइटिस ए, ये आपकी आंखें देखो पीली हो जाती हैं, आपके नेल्स जो हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं। ये एक लीवर का डिजीज है जो आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए बोलते हैं, जिसको जॉन्डिस भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए है ये वायरस का, दिस इज बेसिकली स्प्रेड आउट बाय वायरस एंड जनरली बाय कंटेमिनेटेड वाटर। अगर आप देखोगे वाटर रिलेटेड डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वाटर को प्योरीफाई करके पिएं। अभी वो एक्वागार्ड लगा कर पिएं या आरओ प्लांट लगा कर पिएं या उसको उबाल कर पिएं, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन वाटर प्योर हो कंजम्पशन में, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो दीज आर सर्टन डिजीजेस विच विल मेनली हैव वाटर एज द डिजीज कैरियर। ठीक है, मलेरिया, मलेरिया का भाई साहब प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोवन डिजीज है। एनीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज प्रोटोजोआ? बैक्टीरिया या वायरस नहीं है ये, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ मतलब ये एक कीड़ा है जो आपके अंदर जाता है। ठीक है, मलेरिया का कीड़ा आपके अंदर जाता है और वो फैलने लगता है। ठीक है, सो इट इज बेसिकली अ प्रोटोजोवन डिजीज। ठीक है, एंड इट इज बेसिकली स्प्रेड बाय मस्क्यूटो। ठीक है, मस्क्यूटो हो गया ये। जो डिजीज कैरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स आर व्हाट पीपल, डिजीज
कैरिंग ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कैरिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज वेक्टर्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर? चलिए फटाफट से लिख लीजिए इसको जरा फटाक से, क्विक 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 एवरीवन। डन? ओके। और प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या है? देखो प्रिवेंटिव मेजर्स में और क्या है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन कीजिए। ठीक है, पर्सनल हाइजीन मतलब भाई साहब नेल्स को कट कीजिए प्रॉपर टाइम पे। ठीक है, आप हाथ धोते रहिए। आपको देखो कोरोना में बार बार एडवाइस दिया जा रहा था कि आप हाथ धोते रहिए, जितना साबुन से आप हाथ धोते रहेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, रोज नहाइए। रोज नहाते हो? नहीं, क्या बात कर रहे हो, महीने में एक ही बार नहाना है, काफ़ी है। ओके, फिर यू नो कीप ऑन ब्रशिंग योर टीथ एंड ऑल। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, इसको लिख लीजिए भाई साहब, मेंटेन पर्सनल हाइजीन प्रिवेंटिव मेजर्स में है ये। ठीक है, ये जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, सैनिटरी हैबिट्स मतलब हाथ धोते रहना रेगुलरली। ठीक है, सो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। ठीक है, और क्या है? कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड, जो प्रॉपर तरीके से कुक हुआ हो जो फूड, उसको खाना जरूरी है। ठीक है, घर का खाना खाते रहिए। ठीक है, प्रॉपरली कुक फूड। ओके, और क्या है भाई साहब? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर को कंज्यूम कीजिए। ठीक है, वैक्सीनेशंस, बहुत सारे वैक्सीनेशन देखो, कॉलेरा का, टाइफाइड का, हेपेटाइटिस का, इन सब का वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ठीक है, इनफैक्ट मीजल्स का भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ऑल दीज आर बेसिकली वैक्सीनेशंस। ठीक है, दैट आर देयर। यूज मस्क्यूटो नेट एंड रेपेलेंट्स, तो मलेरिया का प्रिवेंटिव मेजर क्या है? यूज मस्क्यूटो नेट एंड रेपेलेंट्स। ठीक है, लिखते रहिए भाई साहब, लिखते रहिए, ये मस्क्यूटो नेट एंड रेपेलेंट्स टू बी यूज्ड फॉर प्रिवेंशन थ्रू मलेरिया। These are generally preventive measures. Spray insecticides and control, आप इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करते रहिए और कंट्रोल कीजिए। ब्रीडिंग मस्क्यूटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, तो अगर आप वाटर को कलेक्ट ना करने दे, जहाँ पे वाटर में ये जो आपका स्टैग्नेंट वाटर है, यहाँ पे मस्क्यूटोज अपने अंडे देते हैं। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, अभी हम पढ़ेंगे भाई साहब सम कॉमन एनिमल डिजीजेस। तो हमने ह्यूमन डिजीजेस के बारे में बात की। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम एनिमल डिजीजेस। ठीक है, विच आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल रेबीज, रेबीज ज़्यादा करके कुत्तों में पाया जाता है, इसलिए अगर किसी कुत्ते ने आपको काटा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए और रेबीज का इंजेक्शन लीजिए। ठीक है, पोस्ट वैक्सीनेशन होता है, प्री वैक्सीनेशन नहीं होता है। तो वंस देयर इज an incident wherein a rabies infected animal bites you, then it's very important that you take rabies injection. Otherwise rabies बहुत किलर डिजीज है और इसमें बहुत दर्दनाक मौत होती है पेशेंट की। ठीक है, लगभग 8-10 दिन में या 14-15 दिनों में पेशेंट मर जाएगा और मरते मरते बहुत हालत ख़राब हो जाएगी उसकी। ठीक है, इनफैक्ट कुछ एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट को ऐसे चेन से बांधना पड़ता है। ठीक है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है पेशेंट, पागल हो जाता है वो। ठीक है, उसको बेड में चेन से बांध के रखना पड़ता है। दैट इज द एक्सट्रीमिटी ऑफ रेबीज। ठीक है, ओके। सो इट्स अ वेरी किलर डिजीज, इट शुड बी ट्रीटेड ऑन टाइम। कभी भी कोई भी जानवर, अगर आपका घर का भी अगर कोई कुत्ता काट ले तो भी उसको हल्के में मत लीजिए, एक रेबीज का वैक्सीनेशन करवा लीजिए। ठीक है, अभी तो बहुत आसान हो गया है, 6 इंजेक्शंस का कोर्स है। पहले हमारे ज़माने में तो पेट में इंजेक्शन लगता था, वो भी इंजेक्शन ये मोटा वाला इंजेक्शन होता था, तो 14 इंजेक्शंस लगते थे हमको। ठीक है, हमारे ज़माने में। अभी तो खैर काफ़ी आसान हो गया है। तो आपके घर के कुत्ते ने भी अगर आपको काट लिया है, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर टेक द रेबीज वैक्सीनेशन। हाँ, डॉग को भी लगाना पड़ेगा, यस। ठीक है, डॉग को भी लगाना पड़ेगा। अगर डॉग आपका पालतू है तो, इफ़ इट्स अ पेट, अगर भाई साहब रास्ते के किसी कुत्ते ने आपको काटा है तो उसको क्या लगाने जाएंगे, वो तो भाग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, तो कम से कम अपने आप को लगा लीजिए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेट्स को बेसिकली इंजेक्शंस लगाए जाते हैं।
कभी कभी आप देखोगे गवर्नमेंट से डॉग स्क्वाड्स आते हैं, इन लोग ये जो रास्ते के कुत्ते इनको इंजेक्शंस लगाते हैं, ये रेबीज़ का इंजेक्शन लगाते हैं, और जिनको इंजेक्शन लग जाता है उनके गले में पट्टा बांध देते हैं, ठीक है। तो जिन कुत्तों के, स्ट्रे डॉग्स के गले में पट्टा होता है, उनको रेबीज़ का इंजेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। सो अगर उन्होंने आपको काटा तो थोड़ा सा रिस्क फ्री हैं आप, लेकिन फिर भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, जाकर रेबीज़ का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो रेबीज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड फुट एंड माउथ डिजीज दैट अफेक्ट्स कैटल। ये फुट एंड माउथ डिजीज है, ये कैटल को अफेक्ट करते हैं भाई साहब, ठीक है। ये कैटल जो होता है जिससे हम दूध या मिल्क मीट जो भी है वो लेते हैं, तो उसको ये फुट एंड माउथ डिजीज होता है। इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज अमंग्स कैटल, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। रेबीज एक बहुत खतरनाक डिजीज है, ठीक है। रेबीज विच इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड फुट एंड माउथ डिजीज दैट अफेक्ट्स कैटल। किसी को यहां पे कुत्ते ने काटा है कभी? नहीं काटा है, फिर क्या किया था? इंजेक्शन लगाया था? डन। चलिए, फुट एंड माउथ डिजीज और ये हो गया भाई साहब। तो ये ज़्यादा करके रेबीज वायरस से होता है, ठीक है। और ये दोनों भी डिजीज जो है तो वायरस से होते हैं। एक होता है भाई साहब आपका रेबीज वायरस, ठीक है, और एक होता है आपका फुट एंड माउथ वायरस। रेबीज एंड फुट एंड माउथ वायरस। रेबीज एंड फुट एंड माउथ डिजीजेज ऑफ कैटल आर एग्जांपल्स ऑफ एनिमल डिजीजेज व्हिच आर कॉज्ड बाय वायरसेस, ठीक है। रेबीज भी वायरस से कॉज होता है और फुट एंड माउथ डिजीज भी वायरस से कॉज होता है। Whereas is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium, ठीक है। तो cutaneous anthrax skin infection, whereas anthrax, यहाँ पे anthrax है भाई साहब, इसको anthrax बोलेंगे, ठीक है। is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium, anthrax बोलते हैं इसको। इसमें भाई साहब स्किन में बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं। इनफैक्ट एक टाइम था जब बायो वॉरफेयर चल रहा था, ठीक है। बायो वॉरफेयर अभी भी है, बायो वॉरफेयर। इसमें क्या हुआ ना कि कुछ कंट्रीज ने यूएसए पे अटैक किया। और कैसे अटैक किया? इन लोगों ने मेल्स भेजे। मेल्स मतलब समझ में आता है, वो पोस्ट कार्ड आता है, ठीक है। उस मेल के अंदर ये एंथ्रैक्स वायरस था। अभी आप भाई साहब मेल खोल रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ भी नहीं है लिफाफे में, आपने लिफाफा फेंक दिया, लेकिन लिफाफे के अंदर ये था, एंथ्रैक्स था, ठीक है, जो आपके हाथों में आ गया है और आप उससे इम्पैक्टेड हो जाओगे। इस तरह से बायो वॉरफेयर, ठीक है। सो ऐसे मेल्स भेजे जाने लगे, अनआइडेंटिफाइड मेल्स। सो फिर गवर्नमेंट ने बंद करा दिया, पोस्टल ऑफिस को बंद करा दिया, ऐसे अनआइडेंटिफाइड मेल्स को बंद करा दिया। उन लिफाफों में, अभी लिफाफों में एंथ्रैक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़े दिखेगा आपको, आपने हाथ डाल दिया, कुछ भी नहीं मिला और फेंक दिया, लेकिन आपके हाथों में वो एंथ्रैक्स आ गया, ठीक है। ऐसा एक बायो वॉरफेयर चला था कुछ दिनों का, ठीक है। एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज एंड इज बेसिकली कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। तो एंथ्रैक्स के बैक्टीरिया को भर के भेजा जाता था, ठीक है। सो इट्स अ डेंजरस डिजीज, ठीक है। ये कैटल को भी होता है, इट्स अ डेंजरस डिजीज बेसिकली एंड इट इज अ किलर डिजीज बेसिकली, ठीक है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस एंड पोटैटो। अभी व्हीट, राइस और पोटैटो हमारे लिए क्या है भाई साहब? फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली फूड क्रॉप्स। ओके, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस एंड पोटैटो। तो व्हीट, राइस और पोटैटो ये कुछ आपके क्रॉप्स हैं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं और इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिजीजेज होते हैं, ठीक है। दे कॉज डिजीजेज, ठीक है। ओके, तो आपका देखो यहाँ पे व्हीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, ऑल दीज आर बेसिकली इम्पैक्टेड बाय डिजीजेस, ठीक है। तो ये डिजीजेस से इम्पैक्टेड होते हैं, तो इनका वैसा पूरा जो प्रोडक्शन है वो इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। पूरा प्रोडक्शन ही आपका इम्पैक्ट हो जाता है। सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट डिजीज कौन सा है भाई साहब? सिट्रस कैंकर, which is basically caused by a microorganism that is bacteria, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर। चलिए फटाफट से लिख लीजिए सम कॉमन प्लांट डिजीजेस, ठीक है। प्लांट डिजीज सिट्रस कैंकर caused by microorganism bacteria and mode of transmission here is air, ठीक है। डन। रस्ट ऑफ व्हीट, भाई साहब ये क्या होता है? व्हीट में ऐसा
पूरा खराब होने लगता है, देखो वीट, ठीक है। ये दिस इज ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज एंड इट इज फाउंड इन एयर एंड वेज एज कॉन्टेमिनेटेड सीड्स, जो सीड्स खराब हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं रस्ट ऑफ वीट। अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया तो बिल्कुल भी नहीं लिखता है ना। रस्ट ऑफ वीट इट इज कॉज्ड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज अगेन एयर एंड सीड्स, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका येलो वीन मोजाइक ऑफ भिंडी, ओकरा, जो भिंडी होती है, भिंडी, ठीक है, ओकरा बोलते हैं ना, इसमें आपका क्या हो जाता है येलो वीन मोजाइक, ये आपका पर ऐसे ऐसे येलो वीन्स होने लगते हैं, ठीक है। आपके जो लीव्स हैं वो येलोइश होने लगते हैं, ठीक है। येलो वीन मोजाइक वायरल डिजीज है, देखो ये लीव्स ऐसे खराब होने लगते हैं, ठीक है। एंड इट इज कॉज्ड बाय एन इंसेक्ट दैट इज कैटरपिलर, कैटरपिलर से ये कॉज होता है ज्यादा करके, ठीक है। ओके ओके, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग मतलब ये नहीं होता कि खाने में किसी ने जहर मिला दिया हो। फूड पॉइजनिंग मतलब होता है कि अगर आपने कोई खाना खाया है जिससे आपके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गए हैं, जिससे आपके अंदर कोई इनडाइजेशन हुआ है या कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है, दैट इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, ठीक है। फूड पॉइजनिंग एज द नेम सजेस्ट इज द डिजीज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द कंटामिनेशन ऑफ फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड। बाहर का खाना जनरली अगर आप खाते हैं तो वो लोग उतना प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, ठीक है। और इसी से क्या होता है आपके अंदर कुछ बैक्टीरिया या वायरसेस जाते हैं, ठीक है। तो देयर इज एन इनफ्लो ऑफ सम बैक्टीरिया और वायरसेस इनसाइड यू, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ। सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग क्या होगा भाई साहब, उल्टियां हो रही हैं, वॉमिटिंग, ठीक है, और क्या हो सकता है नौसिया, ठीक है, मतलब बहुत जोर का हेडेक, दिस आर बेसिकली सिम्टम्स ऑफ सीवियर पेन इन द एब्डोमिनल रीजन, आपके एब्डोमिनल रीजन में सीवियर पेन। तो ये सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स मतलब लक्षण फूड पॉइजनिंग के, लिख लीजिए फटाफट फटाफट, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग, नौसिया एंड सीवियर पेन इन द एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, वॉमिटिंग, नॉसिया एंड सीवियर पेन इन द एब्डोमिनल रीजन, सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। डायरिया भी हो सकता है, ठीक है, डायरिया मतलब एकदम पूरा लूज मोशंस होना। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में भाई साहब क्या हो जाएगा, आपके बॉडी से एसेंशियल वाटर और सॉल्ट्स लूज हो चुके हैं, ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली कोलैप्स, आप कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, वॉमिटिंग, नॉसिया, ठीक है, सीवियर पेन इन द एब्डोमिनल रीजन, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, दीज आर सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। जनरली आपके साथ ये होता ही रहेगा, जब भी आप बाहर का खाना खाते हो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग। या घर पे भी अगर आपने खाना बनाया है लेकिन उसको ढक के नहीं रखा है, उस पर फ्लाइज आ रहे हैं, कॉकरोच आ रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन होता रहेगा तो इस तरीके की सिचुएशन होगी। ठीक है, रन, ओके। इट में ऑल्सो कॉज वीकनेस, ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब आपका सारा पेट का जो वो निकल गया है, इट विल कॉज वीकनेस। फटीग, फटीग मतलब आप एकदम चक्कर आने लगता है, ठीक है। एंड डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। इट मे कॉज वीकनेस, फटीग एंड डैमेज टू द नर्वस सिस्टम। सो दीज आर फूड पॉइजनिंग थिंग्स दैट माइट हैपन, ठीक है। These symptoms arise due to the presence of bacteria or other microbes in food or due to the ingestion of toxins contained in food, ठीक है। तो आपके जितने भी ये symptoms क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ presence of bacteria और other microbes, अलग अलग जो बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं जो हमारे फूड में होते हैं, और ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स मतलब जो हमारे बॉडी के लिए जहरीले होते हैं, ठीक है, कंटेन्ड इन फूड इंक्लूडिंग दोज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। लिख लीजिए फटाफट, आप लोग लिखने में बड़ी आलसीपना है भाई, ऐसा एकदम अच्छा कोई पिक्चर चल रही है वैसा, ओके पॉपकॉर्न मंगाया जाए, इस टाइप का एटीट्यूड है आपका।
डन। तो ये बैक्टीरियाज की एंट्री होती है भाई साहब, ठीक है। सम बैक्टीरिया लाइक क्लॉस्ट्रिडियम एंड स्टेफाइलोकोकी एंड फंगाई लाइक एस्पेरगिलस कॉज फूड पॉइजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए भाई साहब। क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया होता है, आपने देखा रहेगा आपके फूड के पैकेट्स में एक्सपायरी डेट लिखा रहता है ना। फूड के कैंस में एक एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा, देखो एक्सपायरी डेट, या मेडिसिन में भी लिखा रहता है, देखो एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट मतलब क्या है कि उस फूड में या उस मेडिसिन में कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए गए हैं ताकि क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर डेट तक डेवलप ना हो पाए। धीरे धीरे ये जो आपका मिलाया गया प्रिजर्वेटिव्स ये कमजोर पड़ते लगते हैं और उस डेट के बाद क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया उसमें डेवलप हो सकता है, ठीक है। हो ही जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि जो प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं वो प्रिजर्वेटिव उस डेट तक ही काम करते हैं। इसको अपन एक्सपायरी डेट बोलते हैं। आफ्टर दैट क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया माइट डेवलप। इसीलिए एक्सपायरी डेट के बाद वाले मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए, एक्सपायरी डेट वाले बाद के फूड आइटम्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया बीइंग डेवलप्ड इन इट, ठीक है। स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई इज आल्सो अ बैक्टीरिया व्हिच डेवलप्स, ठीक है, ये बैक्टीरियाज हैं। एंड एस्पेरगिलस, these are bacteria which can cause severe amount of food poisoning if you happen to consume them। लिख लिया भाई साहब ये नाम, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रिडियम, स्टेफाइलोकोकाई एंड एस्पेरगिलस आर बेसिकली बैक्टीरियाज which come along with contaminated food in our systems, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया है भाई साहब आपका एक, ठीक है, दिस इज बेसिकली क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया। देन वी हैव स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई इज बेसिकली दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई है, ये एक टाइप का फंगस है ये, ठीक है। दीज आर टू बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, ये आपके दीज आर बैक्टीरियाज, और एस्पेरगिलस बेसिकली फंगाई स्पीशीज है, इट्स बेसिकली अ फंगाई, ठीक है। एस्पेरगिलस इज बेसिकली अ फंगाई व्हिच डेवलप्स ऑन फूड आइटम्स, ठीक है। फूड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड प्रॉपरली स्टोर्ड टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। प्रॉपरली प्रिपेयर मतलब उसको हीट कीजिए, उसको ढक के रखिए, ठीक है, स्टोर करके रखना बहुत जरूरी है। मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, ऐसे ही नहीं कि भाई साहब आप खुले में उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड प्रॉपरली स्टोर्ड, बहुत जरूरी है कि फूड को प्रॉपरली कुक किया जाए। आधा कचा हुआ फूड जो है वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। जब आप फूड को कुक करते हैं तो हाई टेम्परेचर्स में ज्यादा करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू आर कुकिंग फूड एट हायर टेम्परेचर्स मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वुड डाई। इसको लिख लीजिए, फूड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड। प्रॉपरली स्टोर करना बहुत जरूरी है, ढक के रखना है उसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना है, या तो फ्रिज में रखना है। ये सारे तमाम चीजें हैं जिससे आप फूड को प्रॉपरली स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने फूड को प्रॉपरली कुक किया लेकिन अगर आपने प्रॉपरली उसको स्टोर नहीं किया तो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और अगर प्रॉपरली कुक ही नहीं किया तो प्रॉब्लम होना ही होना है, ठीक है। ओके, फूड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड प्रॉपरली स्टोर्ड टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। इस तरह से अगर देखो आप प्रॉपरली भाई साहब जार्स में, क्लोज कंटेनर्स में, ठीक है, वही लाइन है, क्लोज कंटेनर्स में स्टोर करके रखना है या भाई साहब फ्रिज में स्टोर करके रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको स्टोर करके रखना है, ठीक है। इट हैज टू बी प्रॉपरली इनक्लोज्ड, ठीक है। फूड पॉइजनिंग कैन अकर व्हेन फूड इज लेफ्ट, फूड पॉइजनिंग कैन अकर व्हेन फूड इज लेफ्ट अनरेफ्रिजरेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने बाहर रख दिया है, रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं रखा है बहुत देर तक, तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। ये रेफ्रिजरेटेड देखो, ये भाई साहब आपका रेफ्रिजरेटेड है, फ्रिज से निकाला है, और अनरेफ्रिजरेटेड है। समझ में आ रहा है? ये देखो कैसे काला पड़ गया है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, ठीक है। सो अनरेफ्रिजरेटेड फूड फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। ये भाई साहब फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं, दे कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। ये लिख लीजिए भाई साहब, अनरेफ्रिजरेटेड फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम कुड कॉज फूड पॉइजनिंग। बहुत देर तक अगर आपने फूड को रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं रखा है, सो इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। हो गया? डन डन डन, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया।
समटाइम्स मिस हैंडलिंग ऑल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग। अभी भाई साहब देखो, आपने देखा रहेगा कि बड़ा पाव जो लोग ये जो स्ट्रीट फूड होते हैं उनके पास गया तो आप कैसे ऐसे देखे, ले लो खाओ, ठीक है। उनके हाथों में, किसी के भी हाथों में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के हाथों में होंगे ही होंगे, आप चाहे कितना भी क्लीन करो या कुछ भी करो। और बट ऑब्वियस सी बात है कि हर बार बड़ा पाव देखकर वो अपना हाथ क्लीन तो नहीं कर रहे हैं, आपको दिया, दूसरे को दिया, दूसरे को दिया। कई बार मैंने देखा है कि समोसा गर्म है क्या, लोग आकर उसको समोसा को ऐसे गर्म है कि नहीं देख रहे हैं, समोसा गर्म है क्या, ये बड़ा पाव। भाई वो ऐसा करने से क्या होगा, आपके हाथ में जो बैक्टीरियाज है वो उस पर जा रहा है ना, ठीक है। ये इस तरीके की इलॉजिकल चीज़ें करते हैं लोग, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर आप भाई साहब लोगों को दे रहे हैं गंदे हाथों से अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो, आप अगर बाहर हैं तो आपका हाथ कंटेमिनेटेड होगा ही, ठीक है, चाहे कितनी भी सावधानियां बरत लें आप, ठीक है। मिस हैंडलिंग ऑफ फूड्स ऑल्सो कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। तो कभी कभी हम फूड को अगर मिस हैंडल करते हैं, ठीक तरीके से हैंडल नहीं करते हैं, तो भी आपका फूड पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है। ओके, जैसे दोज हु हैंडल और प्रिपेयर फूड शुड वॉश देयर हैंड्स। जो लोग भाई साहब हैंडल या प्रिपेयर फूड करते हैं, दे शुड वॉश देयर हैंड्स। आपने देखा है बड़े बड़े होटलों में वो लोग एक कैप पहनते हैं, प्लास्टिक वाला कैप पहनते हैं, और हाथों में भी उनका वैसा ही होता है, ठीक है। दे वेयर बेसिकली ग्लव्स बिफोर डिस्पर्सिंग फूड। तो ये उनको करना पड़ता है, ये मैंडेटरी है, क्योंकि आपके स्किन में बैक्टीरिया और वायरसेस होंगे ही होंगे, ठीक है। तो टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ फूड यू आर मैंडेटरीली मेड टू डू दैट इन रेप्यूटेड होटल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। Those who handle or prepare food should wash their hands continuously to prevent contamination of food, ठीक है। So to prevent the food to be contaminated and become unconsumable, they should continuously keep on washing their hands, ठीक है। Okay. Food preservation. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and change color. तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स करते क्या हैं, ठीक है, दे स्पॉइल आवर फूड, ये हमारे फूड को खराब कर देते हैं। दे स्पॉइल आवर फूड। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल, इससे एक बैड सा स्मेल आता है, एंड हैज अ बैड टेस्ट, इसमें बैड टेस्ट भी होता है, और चेंज कलर, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। लिख लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं। स्पॉइल्ड फूड से एक गंदा सा बास आता है, ठीक है, उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है, प्लस उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। सो ऑल दीज आर इम्पैक्ट्स ऑफ फूड स्पॉइलेज, ठीक है। फूड जो स्पॉइल होता है, ठीक है, वो कुक्ड फूड भी हो सकता है, कुक्ड फूड भी हो सकता है, और रॉ फूड भी हो सकता है, ठीक है, रॉ फूड भी हो सकता है। द फूड दैट इज स्पॉइल्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन ईदर बी कुक्ड फूड और रॉ फूड। कुक्ड फूड जो आपने भाई साहब तल कर बनाया होगा, जो आपने भाई साहब भाजी वगैरह हो गए, जो भी आपने बनाया रहेगा, वो हो गया कुक्ड फूड, जिसको आपने आंच पे गर्म करके बनाया होगा। और एक होता है रॉ फूड। रॉ फूड मतलब जैसे आपके वेजिटेबल्स हो गए ऐसे, या फ्रूट्स हो गए, ये भी खराब हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव द पोटेंशियल ऑफ डिस्ट्रॉइंग बोथ काइंड्स ऑफ फूड, cooked food as well as raw food. They will have the potential to destroy both, ठीक है। ओके, सो आपके देखे ये सब आपके जो रॉ फूड है वो भी खराब हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। रॉ फूड कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ओके, सो अभी हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर, ठीक है। तो आप देखो, एक गंदा सा स्मेल आएगा, जैसे ही फूड खराब हो जाता है तो उसमें गंदा सा स्मेल आता है, उसका नॉर्मल स्मेल नहीं रहेगा, ठीक है। उसका कलर चेंज हो जाएगा, जो कलर होता है उससे उसका कलर चेंज हो जाएगा, और उसका टेस्ट भी बिगड़ जाएगा, ठीक है। सो देयर स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल रिजल्ट इन अ बैड टेस्ट, बैड स्मेल एंड ऑब्वियसली चेंज्ड कलर, ठीक है। क्लियर है? ओके। स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल रिएक्शन। एक बार अगर आपका फूड खराब हो गया, यहां पे हम केमिकल रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन इज इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, ये अगर फूड खराब हो गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते, गया वो, ठीक है। उसको गर्म करके ठंडा करके आप ठीक नहीं कर सकते। वंस फूड इज स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यू कैन नॉट रीचेंज इट, ठीक है। इसको लिख लीजिए, स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ये इररिवर्सिबल है। इररिवर्सिबल मतलब इसको आप पीछे नहीं ले जा सकते, ठीक है। इट्स इररिवर्सिबल। वंस अ फूड इज डिस्ट्रॉयड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वंस इट्स देयर इज अ चेंज इन कलर और टेस्ट और स्मेल और ऑल, ठीक है, देन वी कैन से दैट it is basically spoiled, and spoiled food is basically
अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फूड दैट इज स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज अ केमिकल रिएक्शन and it's an irreversible reaction. What do we mean by irreversible reaction? Which cannot be changed further, ठीक है। उसको आप वापस वो नया वाला फूड नहीं बना सकते, ठीक है। Okay, salts and edible oils are common chemicals generally used to check the growth of microorganisms, ठीक है। आप किसी फूड में अगर सॉल्ट मिला देते हो ना, आप ये मार्केट में जाते हो देखो, ठीक है, आपने देखा रहेगा फिश में उन लोग सॉल्ट मिलाकर रखते हैं, जो लोग फिश बेचते हैं ना, सॉल्ट ऐसे मिलाकर रखते हैं, क्योंकि सॉल्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को स्टॉप करता है। आप घर पे अगर शक्कर के डब्बे को खोल के रख दो और सॉल्ट के डब्बे को खोल के रख दो, किस में कीड़े आएंगे? हाँ, शक्कर में, शुगर में आएंगे, आपको इसमें नहीं मिलेगा ज़्यादा, सॉल्ट में आएगा ही नहीं। आप ऐसे खुला रख दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है, सॉल्ट में आएंगे ही नहीं, ठीक है। सॉल्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को स्टॉप करता है, इसीलिए सॉल्ट को अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल प्रिजर्वेटिव है ये, ठीक है। दिस इज नोन एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव, दिस इज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव, ठीक है। इट्स अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। नेचुरल प्रिजर्वेटिव मतलब ये फूड को बचाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। सॉल्ट को फूड में ऐड करना मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है। एडिबल ऑयल्स, आप जो ऑयल्स यूज करते हैं, जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं, आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया या मस्टर्ड ऑयल हो गया या लेट्स से ग्राउंडनट ऑयल हो गया, ऑल दीज आर एडिबल ऑयल्स, ठीक है। आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब आप इन चीजों से खाना बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ अरेस्ट होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लेस ग्रोन, ठीक है। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स, फटाफट लिख लीजिए भाई साहब। एडिबल ऑयल्स मतलब जो ऑयल्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। ऑयल्स बहुत टाइप के होते हैं ना, ठीक है। आपका पेट्रोलियम भी एक ऑयल है, आपका डीजल भी एक ऑयल है, बट दीज आर नॉट एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स मतलब जिनको आप खा सकते हैं, जिनको आप खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट आर एडिबल ऑयल्स? लेट्स से ग्राउंडनट ऑयल एक एडिबल ऑयल है, आपका सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये आपके तमाम तरीके के एडिबल ऑयल्स हैं। दीज आर एडिबल ऑयल्स। एडिबल मीन्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। ओके, जनरली यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सॉल्ट या एडिबल ऑयल जनरली अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स, ठीक है, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी आपने देखा रहेगा जो अचार बनते हैं आपके, आम का अचार हो भाई साहब, किसी और फ्रूट का अचार हो, पिकल्स जो बनते हैं उनको आप बहुत दिनों तक रखते हैं, तो ये बहुत दिनों तक विदाउट माइक्रोबियल अटैक कैसे रहेंगे? तो आप उनमें क्या ऐड करते हैं? आप पिकल्स में सॉल्ट ऐड करते हैं और एसिड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आप ऐड करते हैं। एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, बिकॉज दीज पिकल्स हैव टू बी देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत देर तक रहेंगे, राइट, कम से कम 6-7 महीना तो पिकल का लाइफ होता ही है। तो इस पिकल के लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं? सॉल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। सॉल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू फूड आइटम्स लाइक पिकल्स in order to ensure that they are not damaged, ठीक है। उनके डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हम ऐसे करते हैं, ठीक है। We add salt or acid preservatives to pickles, ठीक है, to prevent the attack of microbes, ठीक है। Okay, सोडियम बेंजोइड एंड सोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है देखो, सोडियम बेंजोइड एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर सम कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव्स। ये फूड में ऐड किए जाते हैं टू प्रिजर्व द फूड। सोडियम बेंजोएट, ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। नेम सम नेचुरल, नेम सम प्रिजर्वेटिव्स। ये आपके केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये दीज आर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स। आपके नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कौन है? वेरी सॉल्ट एंड ऑयल, ठीक है, एडिबल ऑयल। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स आपके हैं भाई साहब सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, ठीक है, एंड एडिबल ऑयल, ठीक है। आपके केमिकल प्रिजर्वेटिव्स क्या क्या हो गए? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, these are chemical preservatives. They are also used in jams and squashes to check their spoilage. तो आपने जैम में ऐड किया है या आपने स्क्वॉशेस में ऐड किया, जैसे आपके ये होते हैं ना जो चटनी वगैरह होती है, ठीक है, उसमें भी आप इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वॉशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। ओके, कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एग्स। तो आपने मीट पे कॉमन सॉल्ट डालते हैं, फिश पे भी। आप ही जैसे मार्केट में जाओगे तो जितने भी लोग फिश बेचते हैं वो लोग फिश को सॉल्ट से कवर करते हैं बेसिकली,
ठीक है, salt is basically a natural preservative. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. तो मीट पे अपन ऐसे ड्राई सॉल्ट ऐसे डाल देते, जो लोग भी बेचते हैं फिश या मीट, जिसका भी धंधा हो, they basically cover it with dry salt to ensure the growth or to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve आंवला. आंवला जो होता है, ठीक है, ये एक बेसिकली फ्रूट है और काफ़ी मेडिसिन में इसका यूज़ होता है, स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका यूज़ होता है, ठीक है. अचार भी बनता है इसका, आंवला. रॉ मैंगोज देखो, इसमें भी हम भाई साहब टू प्रिजर्व रॉ मैंगोज. टैमरिंड, ठीक है, जो आपका भाई साहब इमली होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को भी हम सॉल्ट से प्रिजर्व करते हैं. तो सॉल्ट इज बेसिकली व्हाट, सॉल्टिंग जो है वो आपका एक नेचुरल मेथड है प्रिजर्वेशन का. इट्स अ नेचुरल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. ठीक है, क्लियर है? ओके. जैम्स, ठीक है, जेलीज एंड स्क्वॉशेस. जैम्स, जेलीज एंड स्क्वॉशेस, इसमें भी भाई साहब आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. तो कहीं कहीं पे हम शुगर को भी यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव. लिख लीजिए भाई साहब इसको, ठीक है. जैम्स, जेलीज एंड स्क्वॉशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. ठीक है, डन डन डन. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट. तो शुगर जब भी आप फूड में डालते हो ना, तो वो मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करता है. ठीक है, शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड. ठीक है, तो शुगर क्या करता है भाई साहब, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करता है. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड. ये भाई साहब जो बैक्टीरिया ग्रोथ होता है उसको रोकता है ये. ठीक है, तो शुगर आपका क्या करेगा, जैसे आपने शुगर ऐड किया, ठीक है, तो इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्स द फूड. यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स. ठीक है, अगर आपने ऑयल यूज किया या विनेगर यूज किया, इट प्रिवेंट्स द स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट. क्योंकि बैक्टीरिया इस एनवायरमेंट में नहीं रह सकता है. ठीक है, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर, ऑयल को या विनेगर को अगर आपने ऐड किया है, प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स. आपका पिकल्स जो है वो स्पॉइलेज बचता है बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट. ठीक है, लिख लीजिए भाई साहब. ऑयल और विनेगर जो होता है, विनेगर एक टाइप का, विनेगर आपने देखा रहेगा आपके घर पे रहता है, काला कलर का एक लिक्विड होता है. जनरली आप उसको चाइनीज वगैरह बनाने में यूज करते हो. ठीक है, तो ऑयल और विनेगर होता क्या है, स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स. इसमें जब भी आप अचार बनाते हो तो थोड़ा उसमें तेल और थोड़ा उसमें भाई साहब ये विनेगर डालते हो. ठीक है, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन देयर एनवायरमेंट. बैक्टीरिया इसमें नहीं रह सकता. ठीक है, इट प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरियाज. ठीक है, चलिए ये चैप्टर तो आज ठीक है. सो द बैक्टीरियाज कैन नॉट लिव इन दिस काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट. ओके, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हुए वेजिटेबल्स हैं. देखिए वेजिटेबल्स को हमने ऐसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है. ठीक है, बंद करके. फ्रूट्स, ठीक है, देन वी हैव फिश, देन वी हैव बेसिकली एंड मीट. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट, ठीक है, फिश एंड मीट, ऑल दीज आर बेसिकली आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड. ठीक है, इस मेथड से प्रिजर्व होते हैं. वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फिश हो गया या मीट हो गया, ऑल दीज आर प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड. ठीक है, क्या मेथड है? हाँ, प्रिजर्वेशन तो मेथड हो गया. क्या मेथड क्या है? ऑयल, एडिबल ऑयल, ठीक है, और विनेगर. ठीक है, इन सबको ऐड करके हम इनको प्रिजर्व रखते हैं. ठीक है, ओके ओके. सो हीट एंड कूल ट्रीटमेंट एक और ट्रीटमेंट है जिससे आप नेचुरली किसी भी फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं. ये आपका क्या है बोलो? हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं हम इसको. ठीक है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ठंडी में नहीं रह पाते हैं. तो किसी फूड को अगर आप हीट और कोल्ड दोनों करेंगे तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का खात्मा हो जाएगा. ठीक है, सो वी विल सी हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स. तो आपने भाई साहब पहले क्या किया, दूध को उबाला. इससे क्या हुए, जितने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, दे विल डाई. ठीक है, फिर इसी दूध को थोड़ा सा ठंडा करके आप क्या करेंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर गए भाई साहब. बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो आपके बॉइलिंग से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे. ठीक है,
इवेंचुअली व्हेन यू पुट देम इनटू फ्रिज, जब आप इसको फ्रिज में डाल देते हैं, ठीक है, तो वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि लो टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ नहीं होता है। इनहिबिट्स मतलब अरेस्ट करता है ये, ठीक है, इट विल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं हीट एंड कूल मेथड। आप दूध को हीट कर रहे हैं, इससे दूध में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो मर जाएंगे, और फिर दूध को फिर आप फ्रिज में रख रहे हैं, इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें नहीं जन्मेंगे। तो इसी को अपन बोलते हैं हीट एंड कोल्ड मेथड, ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, इसको लिख लीजिए जरा फटाफट फटाफट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, क्विक 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 पीपल। ठीक है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। अभी मिल्क को आप कितने टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 सेकेंड तक इस टेम्परेचर पे हीट करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है? एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। इसको भाई साहब आप चिल्ड एंड स्टोर करें। आप जो दूध लेकर आते हैं किराने की दुकान से, या जो मिल्क जो पैकेट में रहता है, वो आज का नहीं है, उसको 2-3 दिन हो गया निकाल कर, लेकिन वो कैसे आपका भाई साहब सही है? क्योंकि उसको ये ट्रीटमेंट दिया गया है। इसको अपन पास्चराइजेशन बोलते हैं। दिस मेथड इज नोन एज पास्चराइजेशन। गांव खेड़े में कहीं से वो दूध निकाला गया है, शहरों में उसका पास्चराइजेशन हुआ है, उसको हीट किया गया है, ठीक है, फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, और फिर उसको क्या किया गया है भाई साहब? चिल्ड और स्टोर कर दिया गया। पट्टे से हीट किया गया, पट्टे से चिल कर दिया गया। इससे क्या, देखो, अगर मैं आपको बोलूँ, आपने सुना रहेगा कि अगर आप गर्म से आ रहे हैं, ठीक है, अचानक एसी के अंदर नीचे आ गए, या अचानक भाई साहब आपने नहा नहीं लिया, तो आप बीमार पड़ सकते हैं। आपके बॉडी में अचानक हीट और अचानक कोल्ड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, है ना। सो यू माइट कैच कोल्ड और यू माइट बेसिकली गेट इल। तो ऐसा ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ ही होगा। अचानक हमने उसको गर्म किया और अचानक ठंडा कर रहे हैं, तो दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दिस, ठीक है, तो इससे वो मर जाएंगे। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन इट इज सडनली कूल्ड एंड स्टोर्ड। ये आपका हीटिंग और कूलिंग बहुत सडनली होता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? पास्चराइजेशन, ठीक है। इसको लिख लीजिए, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। फिर अचानक से आपने उसको चिल कर दिया और स्टोर कर दिया। By doing so it prevents the growth of microorganisms। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? अनपास्चराइज्ड मिल्क है, ठीक है। दिस इज नोन एज अनपास्चराइज्ड मिल्क। ये भाई साहब पास्चराइज नहीं हुआ है, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब? पास्चराइज्ड मिल्क। ये आपका पास्चराइज्ड मिल्क है, ठीक है। सो बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स नहीं होगा। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो ये हो गया अनपास्चराइज्ड मिल्क, ये हो गया आपका पास्चराइज्ड मिल्क, ठीक है। पास्चराइज्ड मिल्क आप कंज्यूम कर सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स बोलते हैं, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भाई साहब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अचानक से आपने हीट दिया और अचानक से कूल कर दिया इसको, ओके। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, ठीक है। तो लुईस पास्चर ने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, और इसी से इसका नाम, इसी के चलते आप शहर में रहकर मिल्क को पा रहे हैं। अगर ये प्रोसेस डिस्कवर नहीं होता तो आप मिल्क कंज्यूम नहीं कर पाते थे, क्योंकि यहाँ पे हम गाय भैंस नहीं पाल सकते। तो गांव खेड़े में ही गाय भैंस पलता है, वहां से दूध निकलता है और आप तक पहुंच रहा है, आप तक पहुंच रहा है। वो 2-3 दिन बाद आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तब तक तो मिल्क खराब हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं खराब हुआ है, क्योंकि अपन पास्चराइजेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पास्चराइजेशन। ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जहां पे पास्चराइजेशन होता है। तो मिल्क को बेसिकली, व्हाट इज पास्चराइजेशन? मिल्क इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ approximately 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड for 2 to 3 minutes, ठीक है, 15 to 30 minutes, and then it is cooled suddenly। फटाक से उसको कूल कर देते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेशन में। तो इससे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा करके मर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज पास्चराइजेशन, ठीक है। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग। आप इसको विदाउट बॉइलिंग भी कंज्यूम कर सकते हैं, एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसको बॉइल करें, आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए, पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स।
These days dry fruits and vegetables are sold in sealed air packets to prevent attack of microbes. तो आपने देखा रहेगा ऐसे पैकेट्स होते हैं, सील्ड एयर पैकेट्स हैं, ठीक है। ये सील्ड एयर पैकेट्स में अगर हम बेचते हैं ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सील्ड एयर पैकेट्स में टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो इसमें माइक्रोब्स का अटैक कम होता है क्योंकि डायरेक्ट एयर के साथ कॉन्टैक्ट कम होता है, ठीक है। सील्ड पैकेट से हम कर सकते हैं, ओके। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसे मैंने आपको बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, देखो, ठीक है। द बैक्टीरियम, ये जो बैक्टीरियम होता है इसको अपन बोलते हैं राइजोबियम, इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनियस प्लांट्स। लेगुमिनियस प्लांट जैसे पल्सेस हो गया, पालक हो गया, इस तरीके के प्लांट्स होते हैं जो ज़्यादा बहुत हाइट तक नहीं जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। इनके प्लांट के रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करके उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और यही नाइट्रेट्स प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं, उनके अंदर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये अमीनो एसिड प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है। इनको अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर प्रोटीन्स बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनियस प्लांट्स। ये लिख लीजिए जरा फटाफट। डन, ओके। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है भाई साहब, आपके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनियस प्लांट्स में, ठीक है। तो देखो ये आपके जैसे, इसीलिए इन चीज़ों को खाओगे ना तो तुम्हारे अंदर प्रोटीन ज़्यादा आएगा। दीज आर प्रोटीन, यहाँ पे जैसे अगर आपने भाई साहब, ये सब लेग्यूमिनियस प्लांट्स है, दाल, पल्सेस, ठीक है, हम बोलते हैं ना इनको कंज्यूम, ज़्यादा दाल खाया कीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपके अंदर प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा, क्योंकि उन प्लांट्स में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। उनके रूट नोड्यूल्स में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है भाई साहब, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये डायरेक्टली नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। नाइट्रोजन भाई साहब इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और उसको क्या किस में कन्वर्ट करेगा, सॉल्यूबल नाइट्रेट्स में, फिर ये अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे, और फाइनली प्लांट बॉडी में ये प्रोटीन्स में अब्सॉर्ब हो जाएंगे, और इसी को अपन ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ओके। राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स, ये रूट के नोड्यूल्स में देखो ऐसा बैक्टीरिया होता है, और ये रूट नोड्यूल्स के साथ, प्लांट्स के साथ इसका किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मतलब आदान प्रदान का न्यूट्रिशन है, मतलब ये प्लांट्स को क्या बना कर देते हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन अब्सॉर्ब करके देते हैं, और प्लांट्स इनको फूड देते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के साथ राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या लेना देना है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोवाइड्स देम विद अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, एंड द प्लांट्स प्रोवाइड देम विद फूड। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को, आदान प्रदान के न्यूट्रिशन को अपन क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, सच एज बीन्स एंड पीस, विद विच ये इनका भाई साहब किस टाइप का रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ओके। सो यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन, ये बैक्टीरिया जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनके रूट नोड्यूल्स में, और ये नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करके इन प्लांट्स को देते हैं, प्लांट्स अपना फूड मैन्युफैक्चर करके इनको देते हैं, ठीक है। ये लेन देन चलता रहता है भाई साहब। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, जब ये अभी देखो बरसात का मौसम आने वाला है तो आप देखेंगे काफ़ी सारा थंडर एंड लाइटनिंग होगा, और आप देखेंगे बरसात के मौसम के जस्ट बाद ही काफ़ी सारा आपका पूरा जो है ग्रीन होने लगता है ना, आपको काफ़ी सारा हरी भरी वादियाँ दिखती हैं। क्यों अचानक से ये चेंज हुआ, क्योंकि ये जो बिजली कड़कती है एक्शन ऑफ लाइटनिंग से, इससे होता क्या है, जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो नाइट्रोजन क्या होता है भाई साहब, टूटने लगता है, और वो नाइट्रोजन, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये क्या होगा भाई साहब, यू मे वंडर हाउ, ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो आवर एटमॉस्फेयर है 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है, ठीक है।
नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ। नाइट्रोजन कहां पे होता है भाई साहब? प्रोटीन्स में होता है, न्यूक्लिक एसिड्स में होता है, हमारे डीएनए और आरएनए में होता है, क्लोरोफिल जो प्लांट्स में होता है उसमें होता है, और कुछ विटामिन में होता है। सो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो एयर में नाइट्रोजन है वो हम ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ना ही प्लांट्स डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ बैक्टीरियाज कैन ऑब्जॉर्ब दिस। बताइए, इनको लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, क्लोरोफिल एंड सम विटामिन्स। ठीक है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए, क्लोरोफिल एंड सम विटामिन्स, ठीक है। इसमें प्रेजेंट है भाई साहब, प्रोटीन्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में, डीएनए एंड आरएनए, क्लोरोफिल एंड सम विटामिन्स, ठीक है। ओके, तो अपन देखते हैं नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, देखिए प्रोटीन्स बनते हैं ऐसे, ठीक है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन, सो दीज आर द प्रोटीन्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। इस तरह के बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, इसी से भाई साहब आपका डीएनए और आरएनए बनता है, ठीक है। हमारे अंदर जो डीएनए और आरएनए है वो इस तरह से बनता है, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए, ओके। व्हाट एल्स भाई साहब? क्लोरोफिल, प्लांट्स में जो क्लोरोफिल है उसमें भी नाइट्रोजन का योगदान है, ठीक है। क्लोरोफिल इन प्लांट्स एंड सम वाइटामिन्स, कुछ वाइटामिन्स होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, दे ऑल्सो विल हैव नाइट्रोजन, ठीक है। ओके, सो ये जो नाइट्रोजन होते हैं, ये नाइट्रोजन भाई साहब प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं। कोई भी एनिमल, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, भले ही वो 78% का हो, लेकिन ये 78% ना ही कोई प्लांट और ना ही कोई एनिमल इसको अब्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है। दैट कैन नॉट बी अब्सॉर्ब, ओनली बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरियाज कैन बी अब्सॉर्ब, सर्टेन बैक्टीरियाज and blue green algae which are present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen। तो ये कुछ बैक्टीरिया ही कर पाएंगे, ठीक है। certain bacteria and blue green algae which are present in the soil as well as in the root nodules of certain plants have the capability of converting it into compounds of nitrogen which are absorbed by the plants, ठीक है। okay, so ये नाइट्रोजन भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? they are basically converting it, ठीक है। ओके, सो ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया नाइट्रेट्स में, ये प्लांट्स ने अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल टू द रूट सिस्टम, ठीक है। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स, तो ये भाई साहब प्लांट प्रोटीन्स बनाएंगे एंड अदर कंपाउंड्स, ठीक है। ओके, ये भाई साहब प्लांट्स में फैल जाएगा। एनिमल्स फीडिंग ऑन द प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, तो ऑब्वियसली ये प्रोटीन्स एनिमल्स के अंदर जाएंगे, इन एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स खाएंगे तो उनके अंदर आ जाएंगे, दैट इज हाउ द प्रोटीन्स आर अब्सॉर्ब। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, अभी अगर इस तरह से नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है तो नाइट्रोजन तो कम होने लगेगा, लेकिन फिर से वो नाइट्रोजन कैसे बैलेंस हो जाता है? जब ये मर जाते हैं, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंगाई व्हिच आर बेसिकली प्रेजेंट एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये लिख लीजिए फटाफट, ये क्या करेंगे भाई साहब? नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे और फिर से नाइट्रोजन वापस चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन का साइकिल हो गया। Then, when plants and animals die, bacteria and fungi which are present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds, ठीक है। तो nitrogenous waste को nitrogen compounds में, the converted nitrogenous compounds are absorbed by the plants again from the soil and are used for various life processes। तो ये जो आपके nitrogenous compounds है are absorbed by the plants again from the soil, तो ये plants absorb कर लेते हैं and are used for various life processes, लाइफ प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये चले गए भाई साहब। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, तो ये नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं और ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं वापस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर,
तो नाइट्रोजन आया कैसे, राइजोबियम बैक्टीरिया से, और गया कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही इन्वॉल्वमेंट है पूरा का पूरा, नाइट्रोजन को लेकर प्लांट्स में प्रोटीन्स में कन्वर्ट करने में, और जब ये प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, फिर से उनके नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में कौन भेजता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द वन विच डू द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रहा है। देखो नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में। इस नाइट्रोजन को कौन अब्जॉर्ब कर रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और एक और बैक्टीरिया होता है जिसको हम एजिटो बैक्टीरिया बोलते हैं, एजिटो बैक्टीरिया, ठीक है। ये सारे जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, या ये तो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ प्लांट्स, और दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल इटसेल्फ। सो दे अब्सॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कन्वर्ट इट इनटू, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, दे कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूबल नाइट्रेट्स। इसको अपन ने सॉल्यूबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया। यही सॉल्यूबल नाइट्रेट्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, ठीक है, आर अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, आर अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, ठीक है, आर अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, और ये अब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। ओके, अभी ये भाई साहब क्या हो जाएंगे देन, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, ये अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स हो गया। अभी इन प्लांट्स को, तो ये मेन फूड चेन में आ गया प्रोटीन्स, ठीक है। अभी व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं भाई साहब, डाई आउट हो जाते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे भाई साहब, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे डिकम्पोज दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनका डिकम्पोजिशन करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, एंड दीज द नाइट्रोजन इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, रिलीज्ड बैक इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है, रिलीज बैक इनटू एटमॉस्फेयर। तो इसी को अपन बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो पूरा एब्जॉर्ब करना और फिर वापस कर देना, इसमें पूरा पूरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही हाथ है, इसमें कोई भी प्लांट या एनिमल ऐसा कर नहीं सकता है, ठीक है। ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस एंटायर साइकिल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ओके, ऑलराइट पीपल, दैट कंप्लीट्स द चैप्टर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, ठीक है। तो हमने देखा कि पूरे चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डील कर रहे थे, सम ऑफ देम आर बेसिकली फ्रेंड। तो ये जो अपन ने अभी लास्ट में पढ़ा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, आर दे आर फ्रेंड टू यू? यस दे आर। सर्टेन फंगाई हमने देखा, जैसे पेनिसिलिन हमारे लिए भाई साहब एंटीबायोटिक्स जो हम यूज करते हैं वो भी हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन मेडिसिन्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज फूड, जैसे ईस्ट, ईस्ट से आपका भाई साहब इडली वगैरह बनता है। लैक्टोबैसिलस, ये भाई साहब आपका दही बनाता है दूध से। तो दीज आर बेसिकली फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज फूड, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपके फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आपके बहुत डेंजरस डिजीजेस कॉज करने वाले बैक्टीरियल या वायरल डिजीजेस, ठीक है। हमने तमाम डिजीजेस के एग्जांपल्स देखे, जैसे कॉलेरा हो गया, ठीक है, देन वी सॉ मलेरिया, प्रोटोजोवन डिजीज है बेसिकली। तो दीज आर डेडली डिजीजेस विच इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम कैन प्रूव टू बी फेटल। इन डिजीजेस से लड़ने के लिए हमको पर्सनल हाइजीन तो मेंटेन करना ही है, प्लस in case there is a vaccination we need to avail that, and in case there is a treatment we need to avail it on right time. So these are the things with which we will deal with these microorganisms. So microorganisms are acting both as a friend and foe for us. Friend means they are helping us, and foe means that they are actually causing fatal diseases within us. Okay, so this is basically the entire role of microorganisms. If we are able to treat our diseases on time, if we are able to basically preserve our food and cook it properly, okay, if we are able to do pasteurization effectively, then we will prevent the disease outbreak of any deadly diseases due to microorganisms. Okay, the more we are particular about these things, the more we will be able to stop the growth of diseases or microorganisms within the system. Okay, so that completes the chapter. Any questions you have, people? Any questions? Okay, thank you so much for your valuable time.